शाकुंभरी जसपुर, गणेश पशुपति इंडस्ट्रीज जसपुर, रॉकलेट होटल से कोई आए हैं? दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हो चुका है। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों से आग्रह एक बार करतल ध्वनि से अपनी उपस्थिति के लिए करतल ध्वनि बजाकर के आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष में मुझे अपने सभी कार्यकारिणी के साथियों का, सहयोगियों का पूरा सहयोग मिला है, जिसके बल पे हम जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो कार्य हम कर पाए हैं। इसमें मुख्यतः हमने जीएसटी से संबंधित श्रम विभाग में जो हमारी इंडस्ट्री की जो जांच चल रही है, जो कि सिस्टम से बाहर जाकर विभाग करना चाहता था, वो हमने सरकार के सामने और विभाग के सामने हमने समय समय पर रखे। संभव था इस हॉल में हमारी वार्षिक बैठक प्रथम हो रही है, पहले हो चुकी। अच्छा, मुझे मौका पहली बार आने का मिला है। इसके लिए जो अशोक जी ने बताया कि विकास जी ने, विनीत जी ने और फिर अशोक जी ने जो कार्य किए हैं इसके विस्तार के लिए एक सुंदर भव्य भवन बनाया है, तो बधाई के पात्र हैं। साथ ही इसके एरिया को भी बढ़ाया, ये दूरदर्शितापूर्ण है। मैं नई टीम को शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और आशा करते हैं इसकी स्थापना कुमाऊं गढ़वाल के रूप में हुई थी। अभी हम लोगों का वर्किंग मैक्सिमम ऊधम सिंह नगर में है। नई टीम से मैं उम्मीद करूंगा कि इसके कार्य क्षेत्र को कुछ बढ़ाएं, कम से कम आसपास के जो जनपद हैं उनके उद्योगों को भी चैम्बर का लाभ मिले। राजीव भाई जी, विजय जिंदल जी, विकास जिंदल जी, विनीत संगल जी और सभी यहाँ पर कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सीनियर चैम्बर के मेंबर मिटा साहब और बहुत ही यंग एंड डायनेमिक हमारे ट्रेजरर अभी नवरचित हुए हैं बंसल जी। आपको शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये अशोक बंसल जी के सुपुत्र हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड वी आर सो वेरी हैप्पी टू हैव हिम एसोसिएटेड विद अस। आलोक गोयल जी, थैंक यू सो मच मुझे ये दायित्व सौंपने के लिए। और मैं धन्यवाद अपना शुरू करना चाहूँगा विनीत संगल जी से। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको पता भी चला होगा और हमारे कुछ पास्ट प्रेसिडेंट्स ने अपने उद्बोधन में कहा भी कि इस बार कुछ ऐसा हुआ कि 2 नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के लिए आए, जिसमें एक मेरा था और विनीत संगल जी का था। और थैंक यू सो मच विनीत जी कि आपने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया और आपने कहा कि नहीं गोविंद भाई आप इस बात बनिए, तो थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां प्लीज विनीत संगल जी के जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, 4,30,000 करोड़ की हमारी उत्तराखंड की इकोनॉमी है, जीडीपी है स्टेट की 4,30,000 करोड़ की। और मेरे पास कोई पुख्ता डेटा तो नहीं है, लेकिन जो एक इंडिकेशन है उसके हिसाब से लगभग 40 से 50 हजार करोड़ की हमारी चैम्बर की मेंबरशिप की जीडीपी है। तो लगभग 10% हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उत्तराखंड की पूरी जीडीपी को। मुझे लगता है कि इसमें बढ़ोतरी की संभावना है, हमें इसको बढ़ाना चाहिए। तो मेरा एक ये टारगेट भी रहेगा कि हम इसमें और ज्यादा मेंबर्स को साथ में जोड़ें। पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी बातें पिछली कार्यकारिणी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा।
अशोक बंसल जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य हुए हैं और पिछले वर्ष तो वाकई में ऐसे कार्य हुए जिससे चैम्बर का नाम न सिर्फ स्टेट में बल्कि पूरे देश में हुआ। लेकिन मुझे फिर भी ये महसूस होता है कि जरूरत है अपनी मेंबरशिप बढ़ाने की हम। और अशोक जी, इसको बिल्कुल भी अदरवाइज ना लिया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेंबरशिप हमारी गिरी है। ये हमें हम एजीएम में हम अपने बंद कमरे में बैठे हैं, बंद हॉल में बैठे हैं, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसा क्यों हुआ है? क्या ये बदलाव हो सकता है? क्या ये बदला जा सकता है? मुझे लगता है कि ये वक्त है कि हमें इसको बदलना चाहिए। चैम्बर का जो इतिहास रहा है, 37 वर्ष हमारी एग्जिस्टेंस को हो गए हैं, मुझे लगता है कि चैम्बर ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा मेंबरशिप डिजर्व करता है। मैं लगातार उद्योगों के विकास के लिए लगातार कार्य किया रही है और हमारा जो उत्तराखंड का जो ये उत्तराखंड बना भी था, ये भी चैम्बर के प्रयासों से बना था। और जो उद्योगों के लिए नीति आई थी, इसके तहत यहाँ पर इतना अधिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, ये भी चैम्बर के प्रयासों से संभव हो पाया था। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक चैम्बर का मुझे बनने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम राज्य सरकार के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर यहाँ के उद्योगों की जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए जब इतने साल हो जाते हैं और इतने उद्योग यहाँ पे कार्यरत हैं और कई प्रकार की इंडस्ट्री यहाँ पे कार्य कर रही है, तो उनकी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो हम सरकार से संवाद स्थापित करेंगे और सरकार से हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे इन समस्याओं का समाधान निकले। इसके अलावा हम यहाँ पर देश के विकास के लिए और क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर भी हम सरकार से पॉलिसी मेकिंग पे बातचीत करेंगे। और हमें लगता है कि बहुत सख्त ज़रूरत है एक नई औद्योगिक नीति, और हमें उम्मीद है कि न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हमारी इस मांग को समझेगी और एक अच्छी, एक बढ़िया हम अपने यहाँ पर उद्योग के लिए, अपने राज्य के लिए हम ला पाएंगे, जिससे इस राज्य का और बहुत अधिक विकास होना चाहिए। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हम सिर्फ औद्योगिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर तरीके से हमारा ये राज्य समृद्ध हो। सामाजिक स्तर पर भी यहाँ जो कार्य हम कर सकते हैं, उद्योग सरकार के साथ मिलकर जो कार्य कर सकते हैं, वो भी हम जरूर निष्पादित करें। बढ़ाने की भी आपने इसको लेकर किस तरह से? हाँ, हमें लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर उद्योग आए हैं पिछले करीब 15 वर्षों में, उस प्रकार से हमारी चैम्बर की सदस्यता नहीं बढ़ रही है। और ये हमारी एक प्राथमिकता रहेगी कि हम नए उद्योगों को, जो भी आए हैं यहाँ पर, या बड़े उद्योग भी अगर हैं और हमारे मेंबर नहीं हैं, तो उनको हम अपना मेंबर बनाएं। और वो मेंबर कैसे बनेंगे? जब उनको लगेगा कि चैम्बर उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो हम चैम्बर की उपयोगिता को साबित करेंगे और नए मेंबर्स को जरूर चाहेंगे कि हमारे साथ। क्या चुनौतियों के रूप में क्या देख रहे हैं सर आने वाले दिनों में, 1 साल के कार्यकाल में क्या चुनौती महत्वपूर्ण है जिन पे आप चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर चुनौतियाँ हैं तभी अवसर है। तो चुनौतियों को मैं अवसर के रूप में देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि जितनी चुनौतियाँ हैं, अगर हम उन चुनौतियों को पार पा सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखता हूँ मैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से सड़कों का विकास होना चाहिए था, यहाँ पर सड़कें जिस प्रकार की होनी चाहिए थी, वो नहीं है अभी। और सड़कें एक बड़ी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है किसी भी उद्योग के लिए, कच्चा माल लाना और अपना बना हुआ माल बिकाना। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक हो, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार और इस पर कार्य करेंगे। ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, एक माहौल हम चाहते हैं उद्योगों को प्रोवाइड कराना यहाँ पर, जिसमें उनको लगे कि वो यहाँ पर वेलकम है और यहाँ पर वो कंफर्टेबल तरीके से अपना कार्य कर पा रहे हैं। उन्हें और कई तरह की जो समस्याएं और जगह पर होती हैं, वो यहाँ पर उनको उसका सामना नहीं करना पड़ता। तो हम चाहते हैं कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छा माहौल बना के हम उद्योगों से यहाँ पर कार्य करें और जिससे सबका विकास होगा। तो सर, एक क्वेश्चन ये है कि हाल के दिनों में अरोमा पार्क या अन्य कई ऐसी योजनाएं लाई गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था गवर्नमेंट को पिछले 2-3 सालों में, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं दिख रही।
तो कहीं ना कहीं निवेशक भी इसको लेकर थोड़ा परेशान है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, निवेशक वहाँ आता है जहाँ उसको सहूलियतें ढंग से मिलें। जैसा आपने खुद ही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़िया बना के नहीं देंगे तो आज निवेशक के पास और जगह जाने के अवसर है, तो वो उत्तराखंड में जहाँ की इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं वो क्यों आना चाहेंगे? तो ये हमारा सरकार से जरूर एक प्रयास रहेगा, सरकार के तरफ कि आप जो भी पार्क बनाएं, चाहे छोटे एरिया में बनाएं, चाहे हम कम उद्योगों को लाएं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से विकसित करें। वहाँ सड़कों का जाल होना चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, पावर की, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी उद्योग यहाँ पर आ पाएंगे।